वन। तो देखो, लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पढ़ा था, प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि कितना प्रेशर आपका एग्जर्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। आप लोगों ने एक्सप्रेशन देखे थे, कुछ एक्सप्रेशन ऐसे निकल कर आए थे, 1/3 दिस इज m × n, ठीक है ना, एंड दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर का बार, ये निकल कर आया था कि नहीं आया था? फिर आप लोगों ने एक और देखा था एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वल टू 1/3, और ये निकल कर आया था रो वी स्क्वायर एंड बार। समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं एक्सप्रेशन को यूज करके जो आज की हमारी क्लास है उसमें हमको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में जो गैस मॉलिक्यूल्स रखेंगे। तो अटेंड आ रहे हो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स फॉर 1 मोल ऑफ गैस। देखो, काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल ऑफ गैस के लिए आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट इसकी करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग देखें कि अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, क्या थी आइडियल गैस इक्वेशन, आप बता पाओगे क्या? पीवी इज इक्वल टू क्या था? एन आर टी। तो दिस इज पी, दिस इज वी इज इक्वल टू एन आर और टी, है ना? ठीक है ना? हमें अल्टीमेटली क्या करना है? दिस इज ओनली फॉर 1 मोल ऑफ गैस, है ना? और यहाँ पे जो एन होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप एन की वैल्यू को क्या रखोगे, जल्दी बताओ? 1। ठीक है ना? सो व्हाट यू गेट, नोट नहीं करना क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ तुझे को यहाँ पे। व्हाट यू गेट हियर, पीवी बराबर इज इक्वल टू आर टी। ठीक है ना? अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने कल एक डेरिवेशन, इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। लास्ट डे हम लोगों ने प्रेशर का, देखो, प्रेशर exerted by the gaseous molecules, pressure exerted by the gaseous molecule कितना था बताओ जल्दी से, रो के टर्म में कितना प्रेशर लग रहा था? सो दिस इज P इज इक्वल टू 1/3 रो इंटू, एंड दिस इज V स्क्वायर। हाँ या ना? ये जो रो है ये डेंसिटी है, और डेंसिटी आपको काय को रिप्रेजेंट करती है? मास अपॉन वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि रो बराबर आपका क्या होता था? m डिवाइडेड बाई v। समझ में आया कि नहीं आया? यानी हमारा जो न्यू एक्सप्रेशन निकल कर आया वो क्या निकल के आया? p बराबर, दिस इज 1/3, दिस इज m डिवाइडेड बाई v। ठीक है, दिस इज v फॉर वॉल्यूम, तो इसको हम कैपिटल बना देते हैं, दिस इज वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो जल्दी से इसको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम क्या करने वाले हैं, इस वॉल्यूम को इधर पे भेज दे क्या? इस वॉल्यूम को कहाँ भेज दे? इधर पे। सो व्हाट यू गेट हियर, पीवी बराबर 1/3। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज एम और दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सॉरी वी स्क्वायर का बार, है ना? अब देखो ध्यान से आप लोग, कि आप सबको पता है ये जो कैपिटल एम था ये स्मॉल एम इंटू स्मॉल एन के बराबर था कि नहीं था? ठीक है ना? स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन के बराबर था, है ना? देखो, एक एटम का मास कितना था? स्मॉल एम। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने थे आपके? एन। तो टोटल मास आपका इसके बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं हम लोग, यहाँ पे पीवी बराबर 1/, ये क्या हो गया? 3। यहाँ देखोगे आप लोग क्या हो जाएगा, दिस इज एम, एम की जगह क्या रखोगे? स्मॉल एम इंटू एन। और यहाँ देखोगे क्या हो जाएगा, दिस इज वी स्क्वायर का बार। गॉट इट और नॉट? अब जो सेकंड केस है आपका, देखो पीवी बराबर तो क्या होता है? आरटी होता है ना? तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर हम यूज करें तो ध्यान से देखो, दिस इज पीवी बराबर तो आरटी होता है, तो यहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया? आरटी पुट कर दिया। ये आपका क्या चल रहा है? 1/3। एन को हम लोग क्या ले लेते हैं? बाहर ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या बचा आपका? एम, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर का बार, मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो आपने यहाँ पे क्या किया? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई हमने 2 किया। सो व्हाट यू गेट हियर, द आर टी ऑन राइट हैंड साइड कर देते हैं, ठीक है ना? ऑन राइट हैंड साइड, तो व्हाट यू गेट हियर, आर टी बराबर 1/3, तो ये वैसे ही था, ठीक है ना? एन हमारा यहाँ पर आ गया, क्या हो गया? दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज एम, दिस इज बी स्क्वायर का बार हो गया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, अल्टीमेटली हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए था, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू एन, और यहाँ पे क्या बना आपका? 1/2, दिस इज एम वी स्क्वायर। बन गया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, कि नहीं बन गया?
बना कि नहीं बना? तो बाकी को कहाँ ले जाओगे आप लोग? दूसरे साइड ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? तो देखो दूसरे साइड ले जाते हैं अपन लोग, क्या निकल कर आएगा, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3/2, दिस इज R इंटू टी डिवाइडेड बाई एन, बराबर दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर का बार, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है ना? लेकिन यहां देखो आपका दिस इज 3/2 इंटू दिस इज R डिवाइडेड बाई एन, और दिस इज टी बराबर 1/2, दिस इज mv स्क्वायर का बार। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये जो R बाई एन है, ये जो R बाई एन है, ये R भी आप R आपका गैस कांस्टेंट था कि नहीं था? N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो भी आपके क्या होंगे, कांस्टेंट। तो ये जो R बाई एल जो N जो लिखा हुआ है, ये हमारा नया कांस्टेंट बनेगा, दैट्स इज कॉल्ड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका नया कांस्टेंट कौन सा आएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हेयर R बाई एन को हम रिप्लेस करेंगे K से, फिर K इज कॉल्ड द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये आपने यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया, और इस के की वैल्यू जो होती है दिस इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23। समझ में आया नहीं है? ये होता है जूल पर मॉलिक्यूल, या जूल पर मॉलिक्यूल, एंड इसके बाद क्या होता है, जूल पर मॉलिक्यूल एंड पर केल्विन। नोट कर लो इसको जल्दी से, जूल पर मॉलिक्यूल पर केल्विन। ठीक है, और अगर कई जगह आपको लिखेगा मिलेगा जूल पर मोल और पर केल्विन। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, तो लिखो जल्दी से। तो यहां से देखो आपको काइनेटिक एनर्जी निकल कर कितनी आई, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल कर आई, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 इंटू के इंटू टी। नोट कर लो इसको। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका आया काइनेटिक एनर्जी, जो आया आपका 3/2 इंटू के इंटू टी। ये आपका काइनेटिक एनर्जी है जो अप्लाई कर रहा है 1 मोल ऑफ गैस के द्वारा। नोट हो गया? हटे ना लो, काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी व्हाट इज द डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ टेम्परेचर। अच्छा देखो, अभी अभी आपने ये जो फॉर्मूला देखा, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी है, ये 3/2 तो कांस्टेंट है, के भी आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी जो निकल कर आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है आपके टेम्परेचर पे। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और टेम्परेचर घटाने से काइनेटिक एनर्जी घटेगी। तो देखो क्या बोलोगे, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर the kinetic energy, the kinetic energy increases, and on decreasing the temperature, and on decreasing the temperature, and on decreasing the temperature, kinetic energy decreases। पता है ये चीज तो आप लोग बोलोगे सर ये नॉर्मली दिख रहा था, इस फॉर्मूले में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, पर हमें इसको बताने की जरूरत अलग से क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ से हमें पता चलता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की डेफिनेशन हमें कहाँ से मिलेगी, इस फॉर्मूले से। अगर आप चाहते हो कि एब्सोल्यूट जीरो, या अगर टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दिया जाए, तो आपको पता है उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू द। आगे समझ में ना, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी दिस टॉपिक, है ना, अलग से हमने इसको पढ़ने का कारण क्या था। तो यहाँ पे देखोगे, इसका मतलब इट मीन्स दैट इट मीन्स दैट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर
is that temperature, absolute zero is that temperature at which the kinetic energy of a gas molecules, the kinetic energy of gas molecules will be zero. समझ में आया कि नहीं आया? तो एब्सोल्यूट जीरो आपका वो टेम्परेचर रहेगा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है? जीरो के बराबर हो जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से इसको। इसके बाद देखो जो अगला टॉपिक हमारा आता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हमें वेलोसिटीज पढ़नी पड़ती है। उसमें सबसे पहला आता है मीन वेलोसिटी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल। मीन वैल्यू के बाद आएगा आपका आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एंड तीसरे नंबर पे आएगा आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो हेडिंग डालो जल्दी से, आरएमएस मतलब मीन वैल्यू, mean velocity of gas molecules, mean velocity of gas molecules। ठीक है ना? mean velocity of gas molecule, mean velocities of gas molecules। ठीक है ना? देखो मीन वेलोसिटीज कैसे निकाली जाती है। आपको जितने भी प्रकार की वेलोसिटीज दी गई हो सबको ऐड करो, अपॉन में जितने नंबर से उसका डिवाइड कर दो, यही निकलता है ना एवरेज। यानी आप बोल सकते हो मीन वेलोसिटीज, मीन वेलोसिटीज ऑफ gas molecule is defined as arithmetical mean, is defined as the arithmetical mean, arithmetical mean of all velocities of the gases। आपको पता है कल बताया था जो वेलोसिटीज होती है जीरो से इनफाइनाइट के बीच में किसी की भी हो सकती है। तो आप बोल सकते हो अर्थमेटिकल मीन ऑफ ऑल वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं आया? मान लिया यहाँ पे, देखो लेट v1 v2 up to vn velocities are of n molecules। समझ में आया कि नहीं आया? सो देखना यहाँ से v एवरेज मीन कैसे लिखा जाए, तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आपको, या मीन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी आपको कैसे मिलेगा? दिस इज v बार। अभी देखा था एवरेज को v बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3। कहाँ तक जाना है आपको? vn तक जाना है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है ये? n। दिस इज द मीन वेलोसिटीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। लेकिन अब आपको ये पता है, क्या आप सारे पार्टिकल्स को देख पा रहे हो क्या? तो क्या सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी को ऑप्टिमाइज कर पा रहे हो क्या? इसका मतलब है कि हमें इस वाले फॉर्मूले से निकालने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत जाएगी। इसके लिए पता हमारे क्या हुआ, मैक्सवेल और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स कहलाती है, एक प्रकार की मैथमेटिक्स है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन और स्टैटिस्टिक फिजिक्स कहलाती है। उसमें जो इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की गई है वो अपनी कितनी निकल के आई है? √8 kT/πm। ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। देखो क्योंकि हम सारे पार्टिकल्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो इसका रियलिटी में जो डेरिवेशन होता है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो वी विल डायरेक्टली यूज की इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक फिजिक्स, स्टैटिस्टिक जो हमें वी मीन निकल कर आता है, दिस इज इक्वल टू √8 kT/πm। आप क्या हो जाएगा? एम क्या हो जाएगा? टोटल मास। के यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या हो जाएगा आपका? टेम्परेचर। और पाई आपका 3.14। तो ये आप इसको जल्दी से नोट कर लो। हो गया ना? इस पे देखो आप लोग हेडिंग डालो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है ना? अगली क्या है आपकी? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसको आप आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ, या वेलोसिटी ऑफ
गैस मॉलिक्यूल्स। देखो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, जब भी आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी चाहिए होती है तो आप उल्टा स्टार्ट करते हो। सबसे पहले क्या करोगे, फिर क्या लोगे, फिर क्या लगाओगे, तो देखो सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर कर दो, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर, और ऐसे करके कहाँ तक जाना है आपको। अब हमें क्या करना है, इसका क्या लेना है, मीन। तो आप क्या करोगे, दिस इज वन, दिस इज हो जाएगा आपका दिस, और ये आपका ऐसा हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका एन, मीन निकल के आ गया। इसके बाद थर्ड टर्म क्या लिखा हुआ है, तो इस पे क्या लगा दो पूरे पे, तो दिस इज कॉल्ड द वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं, दिस इज कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कोई दिक्कत क्या, समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो गया, 1 2 3 एंड वी एंड, अच्छा यहाँ स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, लिखो जल्दी से इसको, ठीक है ना। जब हम इसको फिर से मैक्सवेल की स्टैटिस्टिक्स से सॉल्व करते हैं, वी डायरेक्टली गेट कि वी आर, बहुत सारे फॉर्मूले हमें मिलेंगे, तो उसमें से एक था हमारा अंडर रूट 3p अपॉन रो। एक क्या था हमारा, 3p अपॉन रो। तो देखो 3p यहाँ पे निकल कर आया, दूसरा है आपका यहाँ पे अगला VRMS, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 RT डिवाइडेड बाई एम। ये आपको याद रखने, इनमें से कोई भी फॉर्मूला आरएमएस के लिए आ जाएगा। पहला कहता है 3p अपॉन रो, p इज द प्रेशर, रो इज द डेंसिटी, यहाँ पे r इज द गैस कांस्टेंट, t इज द टेम्परेचर, m इज द टोटल मास ऑफ द गैस, ठीक है ना। एंड थर्ड वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट VRMS अंडर रूट 3 KTM डिवाइडेड बाई m। समझ में आया? जी आ गया, ठीक है ना। ये आपके तीनों फॉर्मूलेज हैं। और नोट करने की बात है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका वी आर एम एस में क्या फर्क पड़ेगा। तो आप देखोगे इस वाले फॉर्मूले को देखो चाहे इस वाले फॉर्मूले को, जो वी आर एम एस यानी वी रूट मीन स्क्वायर है, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट टी के, यानी ये आपका बढ़ेगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगला वन है हमारा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। देखो मीन हमने वेलोसिटी देख लिया, रूट मीन वेलोसिटी देख लिया, पर कुछ वेलोसिटीज ऐसी होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो वो वेलोसिटी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल द्वारा होती है उसको हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं आया, तो लिखो द वेलोसिटी एग्जीक्यूट बाई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी which is shown by the velocity which is shown by maximum number of particles, the maximum number of molecules, ठीक है ना। the velocity which is shown by maximum number of molecule is called most probable velocity, is called most probable वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट KT डिवाइडेड बाई m। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, ध्यान से देखना, आपने क्या निकाला, वी मीन निकाला था कि नहीं निकाला था, वी आरएमएस निकाला था कि नहीं निकाला था, और वी मोस्ट प्रोबेबल निकाला था। इन तीनों के फॉर्मूले में क्या रेशो आएगा, तो ध्यान से देखो ये कितना निकल के आया था आपका अंडर रूट 8 KT अपॉन पाई एम। ये जो कितना निकल के आया था, दिस इज इक्वल टू कितना निकल के आया था अंडर रूट 3 KT अपॉन स्मॉल m। और ये कितना निकल के आया अंडर रूट 2 KTM अपॉन, क्या चीज कॉमन है आपका, KT अपॉन m रूट में KT अपॉन m। तो रेशियो क्या निकल के आया, देखो अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई पाई, ये कितना आ गया अंडर रूट 3, और ये क्या हो गया अंडर रूट 2, ये याद रखना। एंड नाउ इसके बाद ये टॉपिक का अपन जो होता है ना, ये पोर्शन खत्म है। अब जो नेक्स्ट पोर्शन हम लोग स्टडी करेंगे, याद रखना, वो नेक्स्ट पोर्शन आपका किससे रिलेट करने वाला है, वो रिलेट करने वाला है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस जो आपके यहाँ पे अवेलेबल है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये सारों के वेरिफिकेशन कैसे होते हैं।